नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 के प्रीलिम्स या फिर 2027 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास को सिर्फ पी बाई क्यू क्लास समझकर मत देखना, क्योंकि आज हम ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल करने वाले हैं जिनमें सिर्फ आंसर को याद कर लेना काफ़ी नहीं होगा। हम यहाँ पर इस क्लास में कई मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिनमें 16 महाजनपद से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, शैव संप्रदाय, अलवार, नयनार, भागवत धर्म, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ क्या है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इसी टॉपिक से आने वाले कई नए क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। और क्लास के अंत में सिकंदर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जिसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होगी कि आप कितना जानते हो, और हम वहां पर ये समझेंगे कि यूपी पीसीएस आपकी नॉलेज से हटकर किस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न हम देखेंगे। तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। इसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है। यहाँ पर दो सूचियां हैं, एक तरफ देवता हैं, दूसरी तरफ उनकी पहचान है। तो हम जो किताबों में ज्ञान पढ़ते हैं कई बार उससे हटकर प्रश्न पूछ लिया जाता है जो हमारी बेसिक नॉलेज पर आधारित होता है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करके आप देखिए। पहला है, देवता का नाम है शिव, भगवान शिव की पहचान क्या है? आप कहोगे सर्प, लेकिन सर्प तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो त्रिशूल है, तो त्रिशूल। अब हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए और ऑप्शन नहीं आ रहे। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि हमें एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि A2 किस में आ रहा है। A2 ए वाले ऑप्शन में नहीं है, इसलिए गलत हो गया। A2 B में आ रहा है, बाकी अदर ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं। A2 C में नहीं आ रहा और डी में भी नहीं आ रहा। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि शिव भगवान के पास में त्रिशूल है, उनकी ये पहचान है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझी होगी कि हमने अन्य विकल्पों को नहीं देखा। विष्णु का क्या चिन्ह है, प्रतीक है, वो नहीं देखा, फिर भी हमने उत्तर दे दिया। उसका कारण है एलिमिनेशन टेक्निक। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रश्न बस थोड़ा सा पता हो, उसके माध्यम से ही हम अदर ऑप्शंस को भी ठीक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, शानदार प्रश्न है। हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी समझेंगे। देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में ये प्रश्न आया अलवार संतों से लेकर, और यूपी आरओ एआरओ के अंतर्गत 2014 में प्रीलिम्स में नयनार से पूछ लिया। अब ये अलवार कौन है, नयनार कौन है, ये तो हम जानेंगे ही। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। अब यहाँ एक खेल देखिए क्या किया है यूपी पीसीएस ने कि दोनों को ही डाल दिया। नयनार या तो वैष्णव हो सकते हैं या शैव हो सकते हैं, और अलवार और नयनार इन दोनों में से कोई एक वैष्णव है और कोई एक शैव है। तो हम अभी समझेंगे। तो इसका सही जवाब है कि नयनार जो हैं वो शैव धर्मानुयायी थे। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर वैष्णव पहले नंबर पर लिख दिया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब आप जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो नयनार और अलवार में, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और अब तक मैं उसी ट्रिक का यूज़ करता आया हूं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अलवार कौन है और नयनार कौन है। अलवार और नयनार में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अलवार और नयनार जो हैं 6वीं से 9वीं सदी के आसपास आप देखोगे दक्षिण भारत में कौन सी सदी की बात कर रहे हैं हम, 6वीं से 9वीं सदी के आसपास ये संत कवि हुए हैं जो भगवान शिव के भक्त थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। अब इसमें से कौन शिव का था कौन विष्णु का था वो समझिए। तो अलवार जो हैं ये विष्णु की पूजा करते थे, वैष्णव थे, और नयनार जो हैं ये हैं आपके शैव मतानुयायी। तो ये शैव भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। अब हमें इसमें डिफरेंस के लिए मैंने अब बताया कि ट्रिक क्या है। तो देखिए नयनार में आप देखोगे कि नयन शब्द आ रहा है। नयन मतलब आई, तो आई जो है एक एक्स्ट्रा किसके पास है, मतलब भगवान शिव के पास में 3 आईज हैं। तो जिसमें नयन आएगा वो क्या हो जाएंगे, शैव हो जाएंगे। अब जब नयन शैव हो गए तो बाकी जो बचे अलवार वो विष्णु के हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखना। इनसे जुड़ी हुई और कुछ जानकारियाँ समझते हैं। तो ये जो हैं अलवार जो हैं टोटल 12 संत हुए थे, इसमें 12 संत, और नयनारों में संतों की संख्या है 63 संत नयनारों में हुए थे। अब यहाँ पर महिला संतों की बात करें, प्रश्न आ सकता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अंडाल का नाम आपने सुना होगा। अंडाल जो हैं इन 12 संतों में एक महिला संत थी अलवारों में, और नयनारों के अंतर्गत थी करेक्काल अम्मैयार। ये तमिल शब्द है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये दोनों नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। नयनार और अलवार में महिला संत, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, महिला संत थी इनमें। और नयनार के भजनों का संकलन आप देखोगे, हम अलवार के देखेंगे तो इनका मिलता है दिव्य प्रबंधम। किस में मिलता है? दिव्य प्रबंधम। और अलवार हमने देखा दिव्य प्रबंधम। नयनार का जो भजनों का संकलन है वो तेवरम में मिलता है। किस में मिलता है? तेवरम और तिरुवासगम। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्लास के बाद मैं इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। अगर एक भी कमेंट आता है कि सर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें थोड़ा सा और समझना है अलवारों के बारे में, लेकिन उससे पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो अलवार संत कितने हुए हैं? अलवार हमने बताया कि 12 संत हुए हैं। इन 12 संतों में से ये ऑप्शन है, इनमें से कौन संत नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका तिरुज्ञान। क्या है? तिरुज्ञान। क्योंकि तिरुज्ञान जो है नयनार संत थे। नयनार संत थे। नयनार मतलब शैव मत से जुड़े हुए थे, शिव की भक्ति करते थे। बाकी ये सब अलवार संत हैं, लेकिन तिरुज्ञान जो है नयनार थे। नयनार कितने हुए? टोटल 63 संत हुए हैं। अलवार में 12 संत हुए हैं। अब यहाँ अलवार संतों की कुछ नाम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अलवार संत हुए हैं अलवार में, सबसे प्रसिद्ध आप बताइए। सबसे प्रसिद्ध संत अलवारों में आप देखोगे तो नम्मालवार। कौन से हुए हैं? नम्मालवार। और एक हैं अंडाल जो कि महिला संत हैं, और एक हैं पेरियालवार। और अगले हैं तिरुमंगयालवार। ठीक है, तो ये 4 प्रसिद्ध अलवार संत हैं। और अब हम जानेंगे नयनारों के बारे में। तो नयनारों में कितने हैं? 63 हैं। तो नयनारों में 63 हैं, तो हम जो प्रमुख हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि 63 तो याद नहीं कर पाएंगे। इसमें आप देखोगे कि पहले नंबर पर आप कहोगे कि अपार नयनार संत हैं। शुरुआती नयनार संतों में ये शामिल होते हैं। अगले हैं सबंदर लिखा होगा कई जगह सबंदर। तो जो हैं बाल संत थे, ये एक बाल संत बालक स्वरूप में थे। अगले हैं सुंदरार। और एक और हैं मणिकवाचकर। ठीक है, और एक हैं कराईकाल अम्मायार। ये शायद नाम हमने पहले भी लिखा है। तो ये आपके नयनार संत हो गए, अपार, सबंदर, सुंदरार, मणिकवाचर और कराईकाल अम्मायार। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वो सोचेंगे इतना एक्सप्लेनेशन हमें क्या ज़रूरत है। तो इन दोनों प्रश्नों को ही देख लीजिए आप देखेंगे 2013 में पूछ रहे हैं कि अलवार संत कौन नहीं था, तो यहाँ उनके नाम हैं। अब प्रश्न उसी से पूछा, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने पूछा कि नयनार कौन थे, और नयनारों में भी पूछा कि वो किस मत को मानते थे, शिव को मानते थे कि विष्णु को मानते थे। इसलिए प्रश्न जो है उसी टॉपिक से अगर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन उठा के डाल दें, उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ आ सकती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? विकल्प हैं समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख और महरौली स्थित अभिलेख। इसका सही जवाब क्या है? आपको भी मैं 5 सेकंड देता हूँ, सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो
आपने जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें शुंग काल जब पढ़ा आपने, शुंग वंश या शुंग काल को जब पढ़ा, तो आपने देखा होगा कि शुंग वंश का एक शासक हुआ है भागभद्र। भागभद्र के शासनकाल में एक यवन आता है, यवन राजदूत आता है जिसका नाम होता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस जो है ये इसके भागभद्र के दरबार में आता है। कहाँ पर आता है? इसका दरबार था विदिशा में, जिसे बेसनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेसनगर। और ये बात है 113 ईसा पूर्व की। और ये जब यहाँ पर आया और ये फिर आने के बाद यहाँ भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उसने यहाँ पर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ बनवाया जो कि एकास्म पत्थर, एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई संरचना है। गरुड़ स्तंभ के पास में ही यहाँ पर 2 अभिलेख भी मिले हैं, मतलब इस पर स्तंभ पर अभिलेख भी हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में हैं, ब्राह्मी लिपि में हैं। तो ये पूछा है ना प्रश्न में कि अभिलेख ही साक्ष्य, तो इसी स्तंभ पर कुछ अभिलेख भी लिखे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि प्राचीन काल में जो हिंद यवन आए या बाहर से जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म को, भारत की संस्कृति को अपनाया, बल्कि यहाँ पर घुल मिल भी गए। और ये जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, ये भारत में वैष्णव संप्रदाय मतलब भागवत संप्रदाय के विकास का पहला और ठोस अभिलेखीय साक्ष्य है। तो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है ये अभिलेखीय साक्ष्य। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है भागवत धर्म का? तो आप कहोगे कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है, जो बनवाया था हेलियोडोरस ने, जो एक इंडो ग्रीक राजदूत था, जो तक्षशिला का यवन राजा था एंटियालसिडास, वहाँ से होकर ये आया था। कहाँ पर? विदिशा बेसनगर के अंतर्गत, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह सकते हो आप कि ये यूपी स्पेशल से आया है, लेकिन इसमें आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन जो हैं 16 महाजनपदों से संबंधित आपको दिखेंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो अलग हटकर है, नैमिषारण्य। तो यहाँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2006 का ये प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इसका सही जवाब है नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंतर्गत पड़ता है। आज भी ये नैमिषारण्य जगह है। तो इसको कहा जाता है 60,000 मुनियों की सभा यहाँ पर हुई थी, और 88,000, एक पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार कभी पूछा तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहाँ पर है? ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है? तो वो है आपका नैमिषारण्य, सीतापुर के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कुंभ मेला। जैसे कि यूपी पीसीएस मेंस 2003 में ये पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल इसी में पूछा गया है, मेंस 2003 में कई ऐसे एग्जाम्स हुए जिनमें इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। यूपी पीसीएस में भी कई वर्षों में ये पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर होता है? हमें जनरल जानकारी होती है कि इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में लगता है, लेकिन ये कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है? नासिक में लगता है ताप्ती, नर्मदा, कोयना, गोदावरी। तो इसका सही जवाब क्या है? जरा सोचिए। इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर यह लगता है। तो कुंभ मेला की क्या स्टोरी है, आप में से कौन कौन लोग जानते हैं? तो चलिए आज थोड़ी सी स्टोरी भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो बहुत समय पहले की बात है, जैसे कि कहानी स्टार्ट होती है। देवताओं और असुरों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहते थे। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अमर होने के लिए दोनों पक्ष जो हैं यहाँ पर क्षीर सागर में, जिसे कहते हैं दूध के समुद्र का मंथन करने का फैसला लिया। और इस मंथन में जो है मंदरांचल पर्वत जो है, मंदरांचल पर्वत, इसको जो है मथनी बनाया। और रस्सी किसको बनाया? नागराज वासुकी को। वासुकी रस्सी जो है नाग की बनाई गई। और इसके बाद उस क्षीर सागर का मंथन किया गया। मंथन के दौरान कई सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। 14 रत्न निकलते हैं। कितने रत्न निकलते हैं? 14। इन 14 रत्नों में विष होता है कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी, माता लक्ष्मी। और जब मंथन अपने अंतिम चरण में पहुँचता है, तभी समुद्र के बीच से आयुर्वेद के देवता निकलते हैं धन्वंतरी।
धन्वंतरी जब निकलते हैं तो अपने साथ वो लेकर एक अमृत कलश लेकर निकलते हैं, और अमृत कलश को देखते ही देवता और असुरों के बीच में उसे छीनने की होड़ मच गई। अब राक्षस चाहते थे कि हम जो है अमर हो जाएं और इन देवताओं से बाद में पंगा लेंगे, फिर इनको हटा देंगे यहाँ से, हम स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे। और देवता चाहते थे कि अगर इनको मिल गया तो ये हमारी हालत ख़राब कर देंगे। तो इस इरादे को भांप कर देवताओं ने, उसमें से आप देखोगे कि इंद्र का पुत्र था जयंत। जयंत ने क्या किया, धन्वंतरी से सीधा वो ले लिया कलश और उसके बाद लेकर वो भाग गए, और असुर भी उनके पीछे पीछे दौड़े। जयंत को अकेले देखकर देवलोक के 4 बड़े देवता थे, सूर्य, शनि और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा। इन्होंने जो है आकाश मार्ग में जयंत को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी की रक्षा की, ताकि जो असुर हैं राक्षस उन पर हमला न कर पाएँ। इन चारों ने पूरे रास्ते कलश की जो सुरक्षा है वो बहुत की थी। जयंत ने घड़े को लेकर टोटल ये 12 दिन तक, अब ये ध्यान रखना, 12 दिन तक ये इधर उधर घूमते रहे, असुरों से बचा कर घूमते रहे, भागते रहे। इस भागदौड़ के दौरान पृथ्वी के 4 जगहों पर, 4 स्थानों पर, पृथ्वी के 4 स्थान हैं, वहाँ पर जो है 4 बूंदें गिरती हैं। ठीक है, कुछ बूंदें गिर जाती हैं निकल के घड़े से भागते टाइम। तो वो 4 स्थान कौन से हैं? प्रयागराज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो पहला है आपका प्रयागराज, और दूसरा है आपका हरिद्वार, तीसरा है आपका नासिक, और चौथा है आपका उज्जैन। अब इससे आगे की कहानी नहीं बताऊंगा मैं, और क्योंकि इन जगह पर जो है ये बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे की कहानी में आप देखोगे कि असुरों से बचते हुए जब जयंत सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाते हैं तो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से देवताओं को भ्रमित करते हैं। इसी कहानी में आपको राहु केतु के जन्म का प्रसंग भी मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, हमने जो है इसका संदर्भ क्या था इन जो कुंभ का, वो हमने समझा। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब है घड़ा या फिर पात्र, जिसे आप कहते हो कलश। इसमें एक नाम जो है वो है महाकुंभ। महाकुंभ जो है हर 12 साल में आयोजित होता है, जिसे कहा जाता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ। अब ये त्यौहार जो है नदियों के किनारे मनाए जाते हैं। हरिद्वार में आप देखोगे गंगा नदी, और प्रयागराज में आप जो देखोगे कि गंगा, यमुना और सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है नदी, उनके संगम पर होता है। और उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा, कई बार आपको शिप्रा नाम लिखा हुआ मिलेगा। और नासिक में आप देखोगे कि गोदावरी नदी के तट पर यह होता है। अब यहाँ पर आप जो है कुछ टाइप्स देख लीजिए कुंभ मेले के, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। तो टाइप्स आप देखोगे, एक होता है सामान्य कुंभ, और एक होता है अर्ध कुंभ, और एक होता है पूर्ण कुंभ। ठीक है, एक होता है महाकुंभ, और एक होता है माघ कुंभ, या फिर आप माघ मेला भी जो कहते हैं। सामान्य कुंभ जो है ये हर 3 साल में होता है, और अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है। एवरी 6 ईयर। कहाँ होता है? हरिद्वार में और इलाहाबाद में, या फिर आप कहोगे प्रयागराज में। ठीक है, प्रयाग में ये होता है। पूर्ण कुंभ जो है हर 12 वर्ष पर, हर 12वें साल ये होता है, और 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ जो होता है प्रत्येक 144 वर्ष बाद, या फिर 12 पूर्ण कुंभ, ठीक है, 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद प्रयागराज में होता है। ये होता है आपका प्रयाग में। और माघ कुंभ जो है ये प्रतिवर्ष होता है, और प्रतिवर्ष ये केवल आप देखोगे कि प्रयाग में आयोजित किया जाता है। तो हमने देखा कि सामान्य कुंभ जो है 3 साल में, और अर्ध कुंभ 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ जो है 12 वर्ष में 4 स्थानों पर होता है ये। महाकुंभ जो है 144 वर्ष में एक बार होता है प्रयागराज के अंतर्गत। माघ कुंभ जो है प्रतिवर्ष होता है प्रयागराज में। अब अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है महाजनपद वाला, महाजनपद, 16 महाजनपद आप सभी ने पढ़े होंगे। यूपी पीसीएस के अंतर्गत आप कह सकते हो कि ये टॉपिक जो है 5 स्टार देने चाहिए इस टॉपिक को, क्योंकि बार बार इस टॉपिक से प्रश्न रिपीट हुए हैं। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ में ये चीज़ दिखाऊंगा। 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो पूछा गया है इनके बारे में किस ग्रंथ में सूचना मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा गया स्पेशली।
तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा जैन ग्रंथ की अगर यहाँ पर पूछता तो हम कहते भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ देखिए कि 2008 में ये पूछा गया कि कहाँ से जानकारी मिलती है। 2021 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने मौजूद हैं। 2021 से पहले 17 में यूपी पीसीएस प्री में ही पूछ रहा है कि मत्स्य कहाँ पर था। और देखिए 2010 में श्रावस्ती के बारे में पूछा गया है। और शुक्तिमती 2011 में पूछा गया कहाँ की राजधानी है। तो ये सब किससे रिलेटेड हैं? ये हैं आपके महाजनपद काल से रिलेटेड हैं। और प्रश्न बनते हैं इनकी राज्य, मतलब जो महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ, इनसे प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न बनते हैं कि वो वर्तमान में किस जगह मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद यूपी में थे? तो टोटल 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में थे। यूपी आरओ प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप जो है इनको 16 महाजनपदों को याद कर लें। इन महाजनपद के नाम मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन ये क्लास महाजनपद पर नहीं है। हम PYQ अटैम्प्ट करेंगे। उनकी जो राजधानियाँ और आधुनिक स्थान और उस क्षेत्र से होकर बहने वाली नदियाँ, तो ये चीज़ आप जो है कवर कर लीजिए। जैसे कि सूरसेन जो है महाजनपद का नाम है। सूरसेन जो है इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। वर्तमान में कौन सा स्थान है? मथुरा। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखिए मत्स्य महाजनपद, मत्स्य के बारे में पूछा गया 2017 में, कहाँ स्थित था? तो ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। राजस्थान में आप देखो कि जयपुर वाला एरिया जो है ये मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है श्रावस्ती, जहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है 2010 में पूछा। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ऐसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि नगर विन्यास किस आकृति का है। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रश्न संख्या 9 का। अगर आपको पता है तो सोच लीजिए कौन सा जवाब हो सकता है। वृत्ताकार, अर्धचंदाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो इसका सही जवाब है अर्धचंदाकार। श्रावस्ती की बात करें, हम श्रावस्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ये कोसल महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपद आप जब पढ़ोगे तो उसमें कोसल की राजधानी का नाम है श्रावस्ती। और ये राप्ती नदी के किनारे पर है। राप्ती नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थान है सहेत और महित। ये दोनों अलग अलग स्थान हैं, सहेत और महित। ये ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। श्रावस्ती में हमने जब बुद्ध को देखा तो हमने समझा यहाँ पर कि श्रावस्ती ने बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास, मतलब 24 वर्षावास इन्होंने यहाँ पर बिताए, जो कि सर्वाधिक हैं श्रावस्ती के अंतर्गत। और यहीं इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी स्पीच दी, उपदेश दिए। जैतवन विहार है यहाँ पर एक, जैतवन विहार। इसके पीछे एक स्टोरी है कि यहाँ एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, अनाथ पिंडक। तो इसने जो है एक ज़मीन खरीदी थी जैतवन विहार में, जो एरिया है। उस ज़मीन को जो ख़रीदा है बुद्ध के लिए, वो जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के, उस ज़मीन को उसने पाट दिया था, उसको फिर ख़रीदा था। तो ये किया था अनाथ पिंडक ने। और यहाँ एक जानकारी मिलती है कि चीनी यात्री फायन जो 5वीं शताब्दी में आया था, और हुएनसांग जो आया था 7वीं शताब्दी में। तो ये दोनों जो है श्रावस्ती की यात्रा की थी इन लोगों ने, और बौद्ध अवशेषों का ये जो वर्णन है इन्होंने किया था। क्योंकि ये बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है इसलिए यहाँ पर ये आए थे। तो 5वीं शताब्दी में कौन आया? फाहियान आया। और 7वीं शताब्दी में आप देखोगे कि हुएनसांग आया था। अब एक प्रश्न देखिए यहाँ पर, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार। शुरुआत में ही दे रखा है। बिंबिसार जो है इसका जो है राजवैद्य था, जीवक। और इन्होंने जो है आयुर्वेद की जो शिक्षा है वो ली थी तक्षशिला से।
तक्षशिला में एक आचार्य हैं आत्रेय, क्या नाम है उनका, आत्रेय। यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी आयुर्वेद की और चिकित्सा की। अब यहाँ पर एक किस्सा जुड़ता है अवंती साम्राज्य से। अवंती के शासक थे चंड प्रदोत। तो अवंती और मगध में बहुत दुश्मनी थी, कट्टर दुश्मनी थी, प्रतिस्पर्धा होती थी दोनों में। तो शुरुआत में जो है मगध साम्राज्य का राजा था बिंबिसार और अवंती साम्राज्य जो चंड प्रदोत थे, इनके बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी थी। बाद में चंड प्रदोत को जो है एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है पांडु रोग। पांडु रोग जिसे कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया, इससे पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिंबिसार जो है अपने राज्य के डॉक्टर जो उनके हैं जीवक, इनको इलाज करने के लिए भेजते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो सुनिए कि जीवक जब उज्जैन पहुँचे तो उन्होंने पाया कि प्रदोत को ठीक करने के लिए जो दवा चाहिए वो था घी, और घी में मिलाकर वो दवा तैयार करनी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चंड प्रदोत को घी से बड़ा नफरत थी। घी का नाम सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाता था और डॉक्टरों का नाम जो वैद्य हैं उनका सिर कटवा देते थे। तो जीवक ने अपनी सूझबूझ का यहाँ पर परिचय दिया और उन्होंने दवा में घी को इस तरीके से पकाया कि घी की जो गंध है, जो स्वाद है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और उसके जो औषधीय गुण हैं वो बरकरार रहें। क्योंकि जीवक को पता था कि जैसे ही राजा को पता चला कि इन्होंने घी पिला दिया तो बाद में जो है उनके जो है मृत्युदंड भी दे सकते हैं, वो मरवा भी सकते हैं। अब दवा पिलाने के बाद जीवक जो है उन्होंने राजा प्रदोत से कहा कि दवा के असर के लिए उन्हें कुछ और जड़ी बूटियाँ जंगल से लानी होंगी और उसके लिए उन्हें राजा का सबसे तेज हाथी देना होगा। तो राजा ने जो है वो उनको प्रोवाइड कराया। तो दवा पिलाने के तुरंत बाद जीवक जो है सवार होकर तुरंत निकल लिए वहाँ से। उन्हें पता था कि दवाई खाते ही इसको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि इसने घी पिला दिया, अगर इसको पता चला तो मेरा बचना मुश्किल है। और वो उस पर सवार होकर अवंती की सीमा से मगध की ओर भाग निकले। कुछ समय बाद जब प्रदोत को डकार आई, मतलब उसे पता चला कि मुंह में घी का स्वाद महसूस हुआ, तो बहुत गुस्सा हुआ वो। और कहा जाता है कि उसने सबसे अपने फास्ट जो दूत होता था उस समय, काक नाम था उसका, उसको भेजा जीवक को पकड़ने के लिए। लेकिन जीवक बहुत चतुर थे, उन्होंने रास्ते में चालाकी से इसको चकमा दे दिया दूत को और अपना सुरक्षित रूप से मगध में पहुंच चुके थे ये। लेकिन जीवक जो है बहुत अच्छे वैद्य थे और अब इसको जो जॉन्डिस रोग हुआ था वो ठीक हो चुका था पूरा। और इसके बाद जो मगध और अवंती के बीच में जो दुश्मनी थी कहीं हद तक बहुत ख़त्म सी हो गई थी और दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण जो कूटनीतिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो स्थापित हो जाते हैं। तो ये कहानी जो है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, हालांकि हम जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंगेज करने के लिए बोल देते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। देखिए ये स्थान हमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इतिहास में, लेकिन यूपीपीसीएस ने पूछा कालपी नगर। तो ऑप्शन देखिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कालपी आखिर है कहाँ पर। तो कालपी जो है यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जालौन। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जालौन पड़ता है यमुना के किनारे। तो वहाँ पर ये कालपी एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक शहर था और इसे उस समय कालप्रिय नगरी भी कहा जाता था। महाभारत के जो रचयिता हैं आपके वेद व्यास, इनकी जो जन्मस्थली है ये यही है कालपी, ठीक है। जन्मस्थली इनकी यहाँ पर है वेद व्यास की, और यहाँ उनका प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ देखिए महाजनपद से एक और प्रश्न है। ये पूछा गया कि शुक्तिमती जो राजधानी है वो किसकी थी? तो शुक्तिमती चेदी की थी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब गलत, हमें छांटना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मत्स्य की विराटनगर ठीक है, वत्स कौशाम्बी, कौशल अहिच्छत्र ये गलत है। बाकी सारी आपकी अंग का चंपा ये राजधानी ठीक है। कौशल की हमने देखी थी राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती राजधानी थी कौशल की। आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। अब यहाँ एक और देखिए, मिलान करने के लिए है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, इधर राजधानियाँ हैं। तो कुरु जो हैं, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, आप कुरु को मिलान करेंगे इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास का एरिया, और पांचाल जो है इसको हम नहीं देखेंगे। पहले यहाँ हम एलिमिनेशन देखेंगे ABCD। एलिमिनेशन देखिए A4 आपको कहाँ मिल रहा है? तो A4 जो है इसमें नहीं है, ऑप्शन ए गलत। B में है, C को देखते हैं, C में नहीं, ये भी गलत। अब हमें A और D में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा है। अब हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे। दूसरे ऑप्शन पर जाओगे तो आप देखोगे कि पांचाल जो है अहिच्छत्र B3। तो B3 किस में आ रहा है? B3 इसमें है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका B ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका B ठीक हो जाएगा। तो हमें जो है एलिमिनेशन लगाना है।
अगला प्रश्न देखिए, इधर महाजनपद हैं, इधर उनकी राजधानियाँ हैं, लेकिन यहाँ देखना आप 2020 में ये प्रीलिम्स में पूछा गया, 2008 प्रीलिम्स में पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनको जो है रिपीट किया जाता है महाजनपद वाले प्रश्नों को। इनमें और कुछ जानकारियाँ हैं नहीं, वही जानकारी है तो उसको ही ये रिपीट करते रहते हैं आगे पीछे करके। तो 16 महाजनपद आपको कंठस्थ होने चाहिए। मध्य से मैंने अभी बताया कि विराटनगर और कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो A3 किस में है? ABCD, A3 आपका इन दोनों में है, बाकी में नहीं है, तो ये गलत हो गए। अब B जो है B4 किस में आ रहा है? B4 आ रहा है ऑप्शन C में, तो ये हो गया। तो एलिमिनेशन जो है बहुत हेल्प करेगा आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगला यहाँ पर है 2016 में, लेकिन अभी ध्यान रखना लास्ट में और उससे पहले एक प्रश्न ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर हाटक, अस्मक, पोटन या पोटिल, सूरसेन, कौशाम्बी। ये गलत है, क्योंकि सूरसेन जो है मथुरा से संबंधित है। कौशल, श्रावस्ती, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर जो है असत्य पूछा गया है, गलत पूछा गया है। अब यहाँ ये प्रश्न देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिकंदर के आक्रमण से संबंधित। और युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? प्रश्न पूछ रहा है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो सारे सैनिक मारे गए, उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया। तो ये बात किस गढ़ की है, किस राज्य की है, ये पूछा गया है। विकल्प हैं अभिसार, ग्लौसाई, कठ, मस्सक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मस्सक। तो हमें सिकंदर के आक्रमण की थोड़ी सी स्टोरी समझ लेनी ज़रूरी है। तो सिकंदर जो है 327 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के टाइम में भारत पर जो है अभियान करता है, भारत के पश्चिम उत्तर पर अभियान करता है। तो इस आक्रमण के समय पश्चिम उत्तर में एक जाति होती है अस्कनोय या अश्वक, आपको कई जगह देखने को मिलेगा अश्वक। तो ये गणराज्य आपको प्राचीन गांधार और उसके आसपास के एरिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ जब सिकंदर से युद्ध हो रहा था तो उनके जो सैनिक हैं, पुरुष सैनिक हैं, वो सारे मारे जाते हैं। उसके बाद जो महिलाएं होती हैं जिनके पति मर गए युद्ध में, भाई मारा गया या फिर जो भी उनके संबंधी मारे गए, उन्होंने हथियार उठा लिया और सिकंदर ने उन महिलाओं को भी मार दिया। और इनका नेतृत्व किसने किया था, इन महिलाओं का? तो वहाँ की रानी थी, रानी क्लिओफिस, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। तो सिकंदर का आगमन का टाइम है 327 से 325 या 26 ईसा पूर्व के आसपास, जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में पहुंचा था। और वो कहाँ से आया था? वह यूनान से ईरान को जीतते हुए हिंदकुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रे के रास्ते से इंडिया में एंटर करता है। और उसका कारण क्या था? क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरी दुनिया पर विजय हासिल करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक कहानी है, सिकंदर के आते ही तक्षशिला में एक राजा है आम्बी जो है, आम्बी राजा, ये जो है इतिहास का पहला देशद्रोही माना जाता है। इसने जो है बिना लड़े ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की उसने सहायता की। फिर एक युद्ध जो अभी मैंने देखा, मस्सगा का युद्ध। तो मस्सगा का युद्ध ये होता है अश्वक जनजाति के साथ में, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। तो जब यहाँ पुरुष मारे गए तो अश्वक स्त्रियाँ जो हैं उन्होंने शस्त्र उठाए और सिकंदर ने इनको भी मार डाला। इसके बाद एक और युद्ध होता है हाइडेस्पीज का युद्ध। इसे शायद आपने देखा होगा, ये सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। तो ये सिकंदर और उसके पंजाब के राजा थे पोरस, जो बहुत साहसी थे। पोरस, जिन्हें पुरु कहा जाता है, इनके बीच में हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बहादुरी से पोरस ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में हार गए। और सिकंदर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने जो है मुझसे पंगा लिया, और इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने जो राजा का राज्य था पोरस का, उसको वापस लौटा दिया और अपना सहयोगी उन्होंने बना लिया। तो सिकंदर यहाँ पर बहुत प्रभावित हुआ था। उसके बाद पोरस को हराने के बाद सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता था। ब्यास नदी पर आकर उसके सैनिकों ने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। इसके कई कारण लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सैनिक जो है लगातार कई वर्षों से युद्ध कर रहे थे, मतलब अपने घर की याद आ रही होगी, उनको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर है कि मगध में उस समय नंदवंश था। नंदवंश बहुत शक्तिशाली थी, उनके पास लाखों के सैनिक थे, हजारों हाथी थे, तो इस सेना को बहुत डर था। फिर यहाँ से सिकंदर जो है, जब सेना आगे नहीं बढ़ी तो अकेले तो जीत पाएगा नहीं वो, तो वापस चलने लगा। तो वह अपनी सेना को लेकर
वापस यूनान के लिए निकल लेता है। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व के आसपास 32 साल की एज में बेबीलोन एक जगह पड़ती है, बेबीलोन, यहाँ पर जो है दो थ्योरी है। एक कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई, कोई कहता है उसको जहर दिया गया था कि सिकंदर की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन जाने से पहले सिकंदर ने जो अपने एरिया जीते पश्चिम उत्तर भारत में, वो अपने सेनापतियों में बांट दिए। जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत का उसने जो मेन एरिया है वो सेल्यूकस निकेटर को दिया था, सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। और यही सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में बाद में युद्ध होता है, जिसमें आप देखोगे कि सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं। और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है इसको अपने साम्राज्य का हिस्सा कुछ देना पड़ता, जैसे कि एरिया, अराकोशिया, जेड्रूसिया, ये एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ते हैं। साथ ही अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ती है हेलेना की, जैसे कार्नेलिया भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो है सिकंदर के आक्रमण से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? अब ये देखिए, अलग से प्रश्न पूछ लिया 2015 में, 2013 में यहाँ पूछा कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, महिलाएं जो है उन्होंने भाग लिया, वहाँ से पूछ लिया। अब 2015 में पूछ रहे हैं कि सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया। तो सिकंदर के साथ में आप यहाँ देखोगे कि न्याकस, आर्नेसिक्रिटस, डायमेकस, ये कई ऑप्शंस हैं। और तीसरा है डायमेकस, तो डायमेकस यहाँ नहीं आया था। बाकी ये लोग आए थे सिकंदर के साथ में, उसके सेना प्रमुख थे और इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, सेल्यूकस निकेटर, ये सब आए थे। एक और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर फिलिप जो है सिकंदर का निजी डॉक्टर था। तो युद्ध के दौरान सिकंदर को उसके मुख्य अधिकारियों को जो घाव होते थे उसके इलाज के लिए ये फिलिप था। अगर आपने यहाँ तक पूरी क्लास देखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन याद कर रहे थे, बल्कि यूपीपीसीएस के कॉन्सेप्ट समझ रहे थे और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बैकग्राउंड में क्या उनका कॉन्सेप्ट है वो भी आपने समझा। अगली क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अगले पीवाईक्यू को इसी तरीके से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। इसलिए अगर आप यूपीपीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पीवाईक्यू सीरीज़ को शुरुआत से क्रम में देखिए, क्योंकि हर अगली क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।